बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। कोई भी मैसिव बॉडी जो होती है, जब उसके करीब दूसरी कोई बॉडी लाई जाती है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसको न्यूटन से अपना ग्रेविटेशनल लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी अर्थ है, तो ज़मीन जो है वो भी, उसके भी करीब अगर कोई ऑब्जेक्ट हम मैसिव लाते हैं तो हर मास को ये हमारी ज़मीन जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो ज़मीन के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लाते हैं और ज़मीन उसको, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये जो रीजन होगा ये रीजन कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी ये ज़मीन अर्थ के इर्द गिर्द, अर्थ की सराउंडिंग में स्फेरिकल शेप में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो स्फेरिकल शेप में है, तो इसके इर्द गिर्द जो रीजन बनता है वो भी स्फेरिकल शेप में बनता है। तो वो रीजन, वो फील्ड, वो एरिया कि जिसके अंदर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाते हैं तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेती है, तो ये रीजन जो है ये कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़ाहिर है इसके बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ज़मीन उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो ये रीजन जो है ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करती है वो किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल से एक प्लेटफॉर्म है ज़मीन की सरफेस के ऊपर, जिसकी हाइट जो है वो h के इक्वल है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। हम क्या करते हैं, हम इसको अपलिफ्ट करवाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यानी कि ये ऑब्जेक्ट था, हमने क्या किया, इसको इस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना शुरू कर दिया। अब याद रखें, जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वो 0 के बराबर होती है। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस बेसिकली लग रही हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, और दूसरी फोर्स जो है वो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ से इस प्लेटफॉर्म तक ले जाते हैं, इसके सरफेस तक ले जाते हैं। यानी कि h डिस्टेंस, यानी कि हाइट जो हम क्लाइंब अप करवाते हैं इस ऑब्जेक्ट को। अब एक है कि हमने कितना वर्क किया, एक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो हम अपना वर्क कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है, इसको Fg से शो कर दे या W से शो कर दे, वेट से। तो वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम यहाँ से जब इसको यहाँ तक अपलिफ्ट करवाते हैं तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो वर्क की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ये F डॉट और D के इक्वल होता है, और इसको हम लिख सकते हैं FD कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड हो रहा है। मैं फिर बताता हूँ कि ये हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से वर्क नहीं, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेस कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हम कह सकते हैं जब F डॉट D तो FD cos ऑफ 180 डिग्री आएगा, और आपको पता है cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये वर्क आ जाएगा -F इंटू D। अब F जो है वो मैग्नीट्यूड है किसकी, फोर्स की, और कौन सी फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है W, उसको mg कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की जगह यानी कि F की जगह ये mg लिखा जा सकता है, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, जितनी इस प्लेटफॉर्म की हाइट है। तो ये हाइट है h। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया हमने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है वो -mgh के इक्वल होगा। अब इसका रेसिप्रोकल, ब्लॉक जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ है,
हम इसको नीचे लेके आना चाहते हैं यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ। ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ था, हम इसको यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ नीचे लेके आ रहे हैं। जब वही बात के यूनिफॉर्म इलास्टिक से नीचे लाएंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर होगी। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। आपको पता है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सलेरेशन 0 के बराबर होता है। अब एक्सलेरेशन 0 हुआ तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हुई, तो बॉडी है इक्विलिब्रियम में। जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम वेट से शो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो फिर हमारे पास वर्क किसके बराबर आ जाएगा, एफ डी cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो एफ की जगह आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, डी की जगह एच, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है डी की वो एच के इक्वल है और cos 0 जो है 1 के इक्वल होता है, पॉजिटिव 1। तो एम जी की जगह डब्ल्यू की जगह एम जी लिख दें, एम जी एच। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो प्लस एम जी एच के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर हम बॉडी को अपलिफ्ट करवा रहे हैं, लेकिन याद रखें दोनों सिचुएशन में जो हम इसको मूव करवा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो जब हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। और इसी तरह यहाँ भी देख लें कि हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि हम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ वर्क जो है हमारा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नेट वर्क तो टोटल वर्क होगा उस वक्त जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। याद रखना मैं बात उस वक्त की कर रहा हूँ जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो डेफिनेटली बॉडी कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, जब उसका एक्सलेरेशन 0 के बराबर होता है। और एक्सलेरेशन कब 0 होता है, जब फोर्स 0 होती है। तो अगर नेट फोर्स 0 के बराबर होगा तो नेट वर्क भी 0 के बराबर होगा, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से वर्क जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। जिस तरह यहाँ हमने कैलकुलेट किया है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो 0 नहीं है बल्कि माइनस एम जी एच के बराबर है। और यहाँ भी हमने वर्क कैलकुलेट किया है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी 0 के बराबर नहीं है बल्कि एम जी एच के बराबर है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपको बताई गई है वो है कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड होता क्या है, और हमने ये देखना है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में थोड़ी सी ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी फोर्स, चलो पहले मैं ये कहता हूँ कि ऐसी फोर्स जो वर्क करती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनिशियल जो पोजीशन है वो ये है, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन जो है ये बी है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको डिस्प्लेस करवाया जाता है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, या कोई और पाथ हमने अडॉप्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, इस पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक गए हैं, या चलो इस तरह का पाथ जो है हमने अडॉप्ट किया है यहाँ तक पहुँचे हैं, और फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है वो इन तीनों पाथ में उसकी वैल्यू इक्वल है। यानी कि फर्स्ट पाथ में भी उतनी वर्क हुआ है फोर्स ने किया है, सेकंड पे भी उतना ही वर्क किया है, थर्ड पाथ को अडॉप्ट करते हुए जब बॉडी ने मूव किया ए से बी पॉइंट तक, तो वर्क की मिकदार जो है फोर्स की वजह से एक जैसी रही है। तो हम कहेंगे कि वो फोर्स जिसकी वजह से ए से बी तक डिफरेंट पाथ के बावजूद वर्क की वैल्यू एक जैसी रही है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक फोर्स ने डिस्प्लेस करवाया, इस पाथ को अडॉप्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी को डिस्प्लेस करवाया, इस पाथ को अडॉप्ट किया है, और ये कोई एरेटिक किस्म का पाथ जो उसने अडॉप्ट करते हुए यहाँ से यहाँ तक बॉडी को डिस्प्लेस करवाया है, लेकिन वर्क की मिकदार जो है ये तीनों पाथ में एक जैसी है। यानी कि वर्क डन जो है, अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, पाथ से। कोई भी पाथ हम अडॉप्ट करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक जैसा है तो वर्क की मिकदार अगर एक जैसी आती है तो हम कहते हैं वो फोर्स जिसने ये वर्क किया है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और इसी तरह जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि फील्ड है, तो ये फील्ड है, फोर्स ही तो है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि इस रीजन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है ना, इसलिए ये
फील्ड ऑफ फोर्स होगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम देखते हैं कि यही सिचुएशन सेटिस्फाई होती है कि कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर और ऑब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ पाथ फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हर पाथ के ऊपर वर्क की मिकदार जो है एक जैसी आती है तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अब यहाँ देखिए ये बात जो है क्या वाकई सही है कि अगर हम डिफरेंट पाथ अडाप्ट करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करती है उसकी वैल्यू डिफरेंट पाथ में अगर एक जैसी ही आती है तो डेफिनेटली क्या होगा, हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो उसके लिए ये एक एग्जांपल हमने ली है, ये हमारा ग्राउंड है और ये एक प्लेटफॉर्म है या कोई टावर है, तो इसकी हाइट जो है h के इक्वल है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर, हम उसको बी पॉइंट तक लेके जाते हैं और वर्क कैलकुलेट करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से वर्क वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तीन पाथ जो है ए से बी तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते जो है उनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो ये पहला पाथ है ए सी बी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है पहले यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड हम लेके जाते हैं सी पॉइंट तक और सी पॉइंट से इसको अपलिफ्ट करवाते हैं बी पॉइंट तक और फिर कैलकुलेट टोटल वर्क जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क को ए से बी तक ले जाने में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया। और इसी तरह ये दूसरा पाथ हम लेते हैं ए से बी तक, लेकिन अब ए से पहले डी तक जाते हैं, यानी कि पहले बॉडी को अपलिफ्ट करवाते हैं इसके बराबर हाइट के ऊपर और फिर इसको डिस्प्लेस करवाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी से बी तक और फिर कैलकुलेट करते हैं टोटल वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड ने जो किया। और इसी तरह ये तीसरा पाथ हम डायरेक्ट यहाँ से बॉडी को यहाँ तक लेके जाते हैं और वर्क कैलकुलेट करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन तीनों पाथ में हम देखते हैं कि क्या वर्क की वैल्यू एक जैसी आती है। तो पहले हम पाथ ए सी बी पाथ जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो पहले वर्क हम ए से सी तक बॉडी को डिस्प्लेस करवाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया, याद रखें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडी को हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो वर्क तो हमारा होगा। एक वर्क नो डाउट हम कर रहे हैं लेकिन एक वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है, तो हमने अपना वर्क कैलकुलेट नहीं करना, ग्रेविटेशनल फील्ड की या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके गए हैं तो ये वर्क होगा ए टू सी। तो ये वेट है W डॉट डी, F डॉट डी, वही F डॉट डी वाला फार्मूला वर्क वाला। तो W डॉट D1, मैंने ये पाथ जो है इसके जो डिस्प्लेसमेंट इसको लिया D1 और इसको ले लिया D2 आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए। तो ये वैसे आप भी इसी तरह लिख सकते हैं, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। तो W डॉट D1, अब देखें WD1 कॉज ऑफ 90 मैंने क्यों लिखा, ये देखें डिस्प्लेसमेंट और क्या कहते हैं कि वेट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। तो कॉज 90 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया तो वर्क की मिकदार जो है मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के इक्वल आ गई। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया था, हम इसको अपलिफ्ट करवाते हैं, यहाँ तक लेके जाते हैं। तो फिर वही फार्मूला W डॉट D2। अब W और D2 के दरमियान एंगल कितना बनता है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो cos 180 डिग्री जो है -1 के इक्वल होगा। अब W की मैग्नीट्यूड mg जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वेट है, और D2 की मैग्नीट्यूड क्या है, हाइट के बराबर। D2 की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो है नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड तो h के बराबर ही रहेगी ना। तो ये आपके पास आ जाएगा -mgh। तो टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक बॉडी को डिस्प्लेस करवाया गया है, तो टोटल वर्क कितना होगा, ये वर्क तो 0 हो गया, ये वर्क हुआ -mgh, तो टोटल वर्क हुआ -mgh। यानी कि ये याद रखना है आपने कि हमने जब A से B तक गए हैं लेकिन रास्ता हमने इस्तेमाल किया है C का, तो वर्क की मिकदार -mgh के बराबर आ गई। अब ये दूसरा पाथ ले लेते हैं, ये पाथ है ADB। अब इसमें पहले बॉडी को हमने अपलिफ्ट करवाया है, तो ये आ जाएगा
W डॉट D2। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो इसको D2 ही कहेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा WD2 cos ऑफ 180 डिग्री, फिर वही cos 180 -1 के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि W की जगह आप लिख सकते हैं mg, और D2 की मैग्नीट्यूड जो है वो h के इक्वल है। तो वर्क आपके पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है वो आ जाएगा -mgh के बराबर। अब इसी तरह यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके गए तो फिर वर्क कितना होगा, वही बात कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जबकि वेट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फिर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहाँ भी वर्क की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ही रहेगी। तो टोटल वर्क किसके बराबर हुआ, -mgh प्लस 0। तो ये वर्क डन in displacing the body from A point to D point via B point via D, और ये वर्क हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो होगा -mgh के बराबर। ये देखिए दो रिजल्ट तो सेम आ गए, ये भी -mgh आया था, ये भी -mgh आया था। अब जरा तीसरे को देखते हैं। तीसरा पाथ जो है कोई सीधा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब हर जो एलिमेंट है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा D1 है, ये वाला हिस्सा, तो इसका क्या बनेगा, ये होगा डेल्टा x1, ये होगा डेल्टा y1। अब डेल्टा x1 की वजह से तो वर्क नहीं होगा, क्यों बोला कि डिस्प्लेसमेंट और वेट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इसका डेल्टा x1, इसका डेल्टा x2, डेल्टा x3, 4, 5, 7, 10, 100, 1000 n, तो ये सारे के सारे डेल्टा एक्सेस जो हैं उसकी वजह से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई काम नहीं कर रही। वजह कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, वर्क 0 के बराबर। तो इसका मतलब सारे का सारा वर्क जो होता है वो ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, यानी कि डेल्टा y1, डेल्टा y2, 3, 4 सो ऑन डेल्टा yn। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्क जो होगा सिर्फ इसके y कंपोनेंट की वजह से होगा, इस वजह से होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यानी कि इस एलिमेंट में अगर वर्क मालूम करना चाहते हैं तो वेट और W डेल्टा y1, वेट की जगह mg लिखेंगे और डेल्टा y1 जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसलिए साइन जो है यहाँ यानी कि cos 180 डिग्री की वजह से साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। मेरी बात के ऊपर जरा गौर कीजिएगा कि ये देखें, ये कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का अपवर्ड, और इस कंपोनेंट में जो वेट है उसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो होगा -mg डेल्टा y1, और दूसरे एलिमेंट में -mg डेल्टा y2, तीसरे एलिमेंट में -mg डेल्टा y3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल वर्क मालूम करना चाहते हैं तो हर कंपोनेंट में -mg तो आता है, और बाकी क्या बचेगा, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 एंड सो ऑन डेल्टा yn, यानी कि इसका ये कंपोनेंट y, ये कंपोनेंट y, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये वाले वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड अप करें क्या बनता है, ये टोटल हाइट बनती है। इसका मतलब डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y एंड सो ऑन प्लस डेल्टा yn की जगह आप लिख सकते हैं h। तो यहाँ देखिए कि वर्क जो है डायरेक्ट A से B तक जो हुआ उसकी वैल्यू भी -mgh के बराबर ही आई है। अब देखिए हमने पहला पाथ जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क निकाला -mgh, दूसरा पाथ जो है उसकी वजह से वर्क जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो किया है वो -mgh, और ये भी -mgh, यानी कि तीनों पाथ हमने डिफरेंट लिए थे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क आया उसकी मिकदार सेम है। तो वही बात कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ये पाथ अडाप्ट करते हुए, ये पाथ अडाप्ट करते हुए, ये पाथ अडाप्ट करते हुए, तो वर्क की मिकदार अगर सेम आती है तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड की एक और डेफिनेशन भी हम करते हैं कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम टोटल वर्क लेते हैं क्लोज्ड पाथ में तो वो 0 के बराबर होगा। सिंपल सी बात देखें कि जिस तरह भी हमने एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास
ऑब्जेक्ट है इसको h हाइट तक लेके जाते हैं और फिर नीचे लेके आते हैं। जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -mgh वर्क होगा, और जब नीचे लेके आएंगे तो ये mgh होगा। तो दोनों का सम ले लेना, क्या बनता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क बनता है क्लोज्ड पाथ में वो 0 के बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ से इसको देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ए से हमने चलना शुरू किया, ए से गए हैं सी की तरफ, बी की तरफ, फिर डी की तरफ, फिर ए की तरफ। चलो मैं ये यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। यानी कि ये आपके पास सिचुएशन है कुछ यूं, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और यहाँ कोई बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज्ड पाथ में मूव करवाते हैं। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, और दोबारा असली पोजीशन पे ले आए। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या वर्क जो है टोटल ए से दोबारा ए तक पहुँचने में बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब ये देखिए, मैं यहाँ से हेल्प लेता जाता हूँ। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, ये किसके बराबर है, ए टू सी जो है वो 0 है। फिर वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, अब सी टू बी -mgh, -mgh। अब वर्क डन फ्रॉम बी टू डी, तो ये 0 के बराबर होगा। ये देखें ना, हाइजेंडर डायरेक्शन में इसको इधर ले जाए या इधर ले जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना। ये W है, ये D है, तो D और W के दरमियान एंगल तो 90 डिग्री का ही रहेगा, तो वर्क जो है वो 0 के बराबर रहेगा। अब है वर्क डन फ्रॉम D टू A। अब देखिए, नीचे से ऊपर लेके जाते थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव था, लेकिन अब ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो अभी हमने देखा था कि इसका साइन पॉजिटिव आएगा, mgh आएगा। अब ये टोटल वर्क जो है इनको सम अप कर देते हैं, तो W टोटल जो है वो किसके बराबर होगा, 0 -mgh प्लस 0 प्लस mgh, 0 -mgh 0 प्लस mgh। तो नेगेटिव mgh पॉजिटिव mgh एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट वर्क जो होगा, टोटल वर्क जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक क्लोज्ड पाथ में वो 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं दोनों ही डेफिनेशन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की, अपना कंजर्वेटिव फील्ड की, यहाँ सेटिस्फाई होती हैं कि अगर क्लोज्ड पाथ में हम बॉडी को मूव करवाते हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क 0 के बराबर होता है, और अगर डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो भी जो वर्क की मिकदार है ग्रेविटेशनल फील्ड जो करता है वो आपस में बराबर ही रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्फर्मेशन हो गई कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। अब जिस तरह हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या ऐसी फोर्सेस भी हैं वो जो नॉन कंजर्वेटिव हों? डेफिनेटली ऐसी फोर्सेस हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है उनका वर्क। तो जिसमें सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अब देखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्प्लेस करवाते हैं तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो मिनिमम होगा, लेकिन अगर इसको घसीट के यहाँ लेके जाते हैं तो वर्क की मिकदार जो है वो पहले से ज़्यादा करना पड़ेगी, यानी कि अपना फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा वर्क करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं, रोटेटिंग फोर्स जो होती हैं, वो कंजर्वेटिव अपना नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स है एयर की, इसी तरह नॉर्मल फोर्स कह लें, और इनके और भी डिफरेंट किस्म की फोर्सेस जो हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, कई किस्म की। लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो 3 हैं। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है,
इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।